हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीटेट के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें और वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपकी आने वाली आगामी परीक्षा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट जो कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक प्रस्तावित है। तो दोस्तों, सीटेट की परीक्षा में आप सभी जानते होंगे कि 50% पेडागॉजी सेक्शन होता है और 50% का फैक्ट होता है। तो दोस्तों, जो आपका 50% पेडागॉजी सेक्शन होता है उसके लिए आपको एनसीएफ पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दोस्तों एनसीएफ में जितनी भी बातें बताई गई हैं वो सारी की सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आपका जो पेडागॉजी सेक्शन होता है उसमें आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही हेल्प करेंगी। तो दोस्तों, सीटेट परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई, इसमें कितने अध्याय हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 क्या है? इसमें प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एमएचआरडी के अंतर्गत एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया। दोस्तों याद रखना आप लोग फैक्ट पॉइंट, इसमें फैक्ट पॉइंट वैसे तो पूछता नहीं है लेकिन आप लोगों को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, फैक्ट ध्यान रखना, क्योंकि एक दो बार पूछा गया है। जैसे कि पहला ही एक क्वेश्चन एक फैक्ट पूछा गया था कि एनसीएफ किस पर आधारित है। एनसीएफ किस पर आधारित है? ये सीटेट 2018 का क्वेश्चन है। सीटेट 2018 का क्वेश्चन है कि एनसीएफ किस पर आधारित है। तो बहुत से चार ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक ऑप्शन आपका दिया था रचनावाद। क्या दिया था दोस्तों? रचनावाद। तो याद रखना जो आपका ये एनसीएफ है ये किस पर आधारित है? एनसीएफ आपका ये रचनावाद पर आधारित है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग जो फैक्ट चीज़ें हैं उनको एक जगह नोट कर लीजिएगा। बाकी तो पूरी कहानी है इसमें समझने वाली कि कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कैसे प्राथमिक स्तर, उच्च स्तर और माध्यमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो क्या है? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एमएचआरडी के अंतर्गत राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया। एक फैक्ट क्वेश्चन ये है कि प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में कौन सी समिति का गठन किया गया एनसीएफ के लिए? तो कौन सी समिति है? ये आपकी राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया, जो शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर एक पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करता है, जिसका शीर्षक जिसका शीर्षक क्या था? आप लोग ध्यान रखना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 रखा गया। तो दोस्तों इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हुई होगी। आगे देखते हैं। इस पाठ्यचर्या के निर्माण में 38 सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस पाठ्यचर्या को तैयार करने में कितने सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो दोस्तों 38 सदस्य, 38। इतने सदस्यों ने मिलकर यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ को तैयार किया और यह अब तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज माना जाता है। जो शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों देखा जाए अगर, तो ये चीज़ जो एनसीएफ 2005 इसका इसलिए कहा गया क्योंकि ये 2005 में पब्लिक किया गया। तो दोस्तों ये सबसे नवीनतम शिक्षा के क्षेत्र का सबसे नवीनतम दस्तावेज माना जाता है आपका ये एनसीएफ 2005 या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 में कुल 5 अध्याय बताए गए हैं जो इस प्रकार है। 5 अध्याय देखेंगे दोस्तों कौन कौन से हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इनको कहीं नोट कर लीजिएगा। पहला अध्याय क्या है इसमें? परिपेक्ष्य। परिपेक्ष्य इसका पहला अध्याय है। दूसरा अध्याय है इसका सीखना एवं ज्ञान, ये एनसीएफ का दूसरा अध्याय है। आगे देखते हैं। तीसरा अध्याय है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्था एवं आकलन, ये तीसरा क्षेत्र है। और चौथा क्षेत्र क्या है? चौथा देखेंगे, चौथा क्षेत्र नहीं, सॉरी दोस्तों, चौथा अध्याय
विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, ये आपका चौथा अध्याय है। और पांचवा अध्याय क्या है? व्यवस्थागत सुधार। तो दोस्तों, जो एनसीएफ के अंतर्गत 5 अध्याय बताए गए, कितने अध्याय बताए गए पहले आप लोग ये याद रखना, 5 अध्याय बताए गए। कौन कौन से वो 5 अध्याय हैं देखेंगे। पहला है परिपेक्ष्य, दूसरा है अध्याय इसका सीखना एवं ज्ञान, तीसरा है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्था एवं आकलन, चौथा इसके अंतर्गत बताया गया विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, और पांचवा बताया गया व्यवस्थागत सुधार। ये 5 अध्याय एनसीएफ के अंतर्गत बताए गए हैं। आगे देखते हैं, इसमें नोट के अंतर्गत कुछ पॉइंट हैं। एनसीएफ 2005 के कुल अध्यायों में तीसरा अध्याय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, फैक्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत जो तीसरा अध्याय है 5 में से, वो आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा अध्याय कौन है? कौन वाला? ये पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्था एवं आकलन, ये एनसीएफ में सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना गया है। आगे देखते हैं, एनसीएफ 2005 में तीसरे अध्याय में पाठ्यचर्या के क्षेत्र के अंतर्गत कुल 4 क्षेत्र बताए गए हैं। तीसरे अध्याय के अंतर्गत दोस्तों, जो आपका ये पाठ्यचर्या के क्षेत्र हैं, इसके अंतर्गत कुल कितने क्षेत्र बताए गए हैं? 4 क्षेत्र बताए गए हैं। वो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये चीज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीटेट की दृष्टि से। कौन कौन से हैं? पहला है भाषा, लैंग्वेज, दूसरा है गणित, तीसरा है विज्ञान, और चौथा है सामाजिक विज्ञान। ये 4 क्षेत्र दोस्तों बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी और अन्य क्षेत्र नहीं बताया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं है, तो ये 3 ऑप्शन आपको कोई दे देगा। भाषा मान लो दे दिया, गणित दे दिया, सामाजिक विज्ञान दे दिया, और चौथा क्या दे दिया? चौथा जैसे दे दिया आपको ईवीएस। तो दोस्तों, वो चीज़ नहीं आती है। आप लोग याद रखना कौन सा नहीं हो गया, ईवीएस नहीं हो गया। तो इसमें ये भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये 4 क्षेत्र बताए गए हैं। आगे देखते हैं, ये तो हो गई कुछ फैक्ट बातें। अब क्या है? एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण सिद्धांत। एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं देखेंगे। एनसीएफ 2005 में कुल 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं दोस्तों, देखेंगे इनके बारे में। पहला बताया गया है स्कूली ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। स्कूली ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, ये जितनी भी लाइनें हैं, आप लोग एनसीएफ को दोस्तों, मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। क्योंकि आपका जो सीटेट में 75+ क्वेश्चन का पेडागॉजी सेक्शन होता है, उसमें एनसीएफ से ही पूरा पूछा जाता है। ऐसे आप समझ लीजिए, अगर आपने एनसीएफ को अच्छे से पढ़ लिया, एनसीएफ टॉपिक को, तो दोस्तों मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आप पेडागॉजी सेक्शन के क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे और सभी सही जवाब देकर आएंगे। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि ये सारे जो इसमें दिए हैं, यही आपके सीटेट में ऑप्शन होते हैं, और वही ऑप्शन सही होता है, सही माना जाता है। तो क्या है पहला? पहला इसमें सिद्धांत क्या है? स्कूली ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, ध्यान रखना दोस्तों। दूसरा क्या बताया है इसके अंतर्गत? पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, यानी कि जो पढ़ाई है, इसमें रटने वाली प्रवृत्ति को दूर करना और इसको बाहरी जीवन से जोड़कर गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सिखाना, ये एनसीएफ का मेन उद्देश्य है। यानी कि एनसीएफ जो है रटने पर बिल्कुल बल नहीं देता। आप लोग याद रखना, रटने पर बिल्कुल बल नहीं देता है। वो सृजनात्मकता, गतिविधियों के माध्यम से, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, और यही सारी चीज़ें जो हैं, इसके माध्यम से बच्चों को सिखाने पर बल देता है। तो अगला क्या है देखेंगे, तीसरा इसमें पाठ्यचर्या को पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रखा जाए। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाठ्यचर्या जो है, इसको पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रखा जाए, ये तीसरा इसका सिद्धांत है। चौथा क्या है? जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। जो कक्षा कक्ष में आप टीचिंग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसको गतिविधियों के माध्यम से आप जोड़कर पढ़ाएंगे तो बच्चा बेहतर तरीके से सीखेगा। ये चीज़ एनसीएफ में बताई गई है। और पांचवा क्या है? राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए, ये चीज़ इसका पांचवा सिद्धांत है। तो दोस्तों, ये थे इसके 5 सिद्धांत। क्या क्या चीज़ें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी
कि जो एनसीएफ है आपका ये किस पर आधारित है, ये रचनावाद पर आधारित है। और एनसीएफ के अंतर्गत कितने अध्यायों का वर्णन किया गया है, तो इसमें 5 अध्यायों का वर्णन किया गया है। पहला आता है परिप्रेक्ष्य, दूसरा है सीखना एवं ज्ञान, तीसरा आता है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्था एवं आकलन, और चौथा आता है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, और पांचवा आता है व्यवस्थागत सुधार। और क्या बताया है इसमें कि एनसीएफ के अंतर्गत जो तीसरा अध्याय है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और इस तीसरे अध्याय में पाठ्यचर्या के क्षेत्र के अंतर्गत कुल 4 क्षेत्र बताए गए हैं। ये कौन कौन से 4 क्षेत्र हैं? भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। और दोस्तों आगे मैंने आप लोगों को बताया कि एनसीएफ 2005 के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये कितने हैं? कुल 5 सिद्धांत बताए गए हैं। 5 सिद्धांतों के अंतर्गत पहला सिद्धांत कौन आता है? स्कूली ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। तीसरा है पाठ्यचर्या को पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रखा जाए। चौथा बताया आप लोगों को कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। और पांचवा क्या है? राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। ये 5 इसके सिद्धांत हो गए। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को इतनी चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। आगे देखते हैं एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण सुझाव। एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण सुझाव कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम लोग अब लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं, पहला दिया है शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, विश्लेषण से संश्लेषण आदि का अधिकतम प्रयोग शिक्षण के दौरान करना चाहिए। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 के अंतर्गत महत्वपूर्ण सुझाव, पहला सुझाव क्या है? जो आपके ये शिक्षण सूत्र होते हैं जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, इन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग कक्षा कक्ष में करना चाहिए। अगला क्या बताया गया है? स्कूली शिक्षा को बाहरी जीवन से जोड़कर सिखाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप सभी पॉइंट याद रखना दोस्तों। आप लोगों के जो पेडागॉजी सेक्शन होगा उसमें आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल कठिनाई नहीं आएगी। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाए। मेन पॉइंट है ये, बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाए। अगला है विशाल पाठ्यक्रम आबलिक मोटी किताबें असफलता का प्रतीक है, इसे समाप्त किया जाए। याद रखना दोस्तों, यानी कि निगेटिविटी क्या आ रही है? जो विशाल पाठ्यक्रम होता है और मोटी किताबें होती हैं ये असफलता का प्रतीक मानी जाती हैं और इसको समाप्त किया जाए। तो दोस्तों ये आपका हो गया अगला। अगला आगे क्या है? बच्चों को खेल द्वारा शिक्षा, रुचिपूर्ण शिक्षा तथा मातृभाषा को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाए। याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों के पेपर में ऐसे ही ऑप्शन आएंगे कि बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए या किस प्रकार से शिक्षा नहीं देनी चाहिए। आप लोग याद रखना, तो बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए, ये चीज़ कौन कौन सी है? बच्चों को खेल द्वारा सिखाना, रुचिपूर्ण तरीके से सिखाना, मातृभाषा को ध्यान में रखकर उनको शिक्षा प्रदान की जाए तो उनकी शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। तो दोस्तों ये है अगला पॉइंट। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाएं सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाए जिसमें अभिभावकों को भी स्थान दिया जाए। यह है अगला पॉइंट। आगे देखते हैं पाठ्यचर्या के क्षेत्र संबंधी सुझाव। पाठ्यचर्या के क्षेत्र संबंधी सुझाव, सुझाव क्या क्या है? पहला है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना यानी कि सुबोपल, ये 4 कौशल होते हैं आपके, का सभी विषयों में पालन किया जाए। जो कौशल होते हैं, कौशल कितने होते हैं दोस्तों? ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसका क्रम क्या होता है? सुबोपली, सुबोपली इसको शार्ट में बोलते हैं सुबोपली। यानी कि पहला कौशल होता है सुनना, दूसरा होता है बोलना, तीसरा होता है पढ़ना, चौथा होता है लिखना। इन चारों कौशलों का सभी विषयों में प्रयोग किया जाए। अगला क्या है? शिक्षण के दौरान त्रिभाषा सूत्र का पालन करना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत दोस्तों, जैसे बच्चा पहली बार जब विद्यालय आता है तो उसको अपने मातृभाषा यानी कि घर की भाषा सीखता है, यानी कि एक भाषा तो उसको पहले से आ रही है, दूसरी वो विद्यालय में आकर सीखता है। जैसे हिंदी, मान लो वो दूसरी भाषा हिंदी सीखा, तो एक शिक्षक को क्या चाहिए कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत, त्रिभाषा सूत्र क्या मतलब क्या होता है कि जिसके अंतर्गत हम बच्चे को कम से कम 3 भाषाएं सिखाएं। तो क्या हो गया? पहली भाषा तो वो स्कूल विद्यालय आया, एक तो भाषा वो जानता है उसकी मातृभाषा, उसके घर की भाषा।
दूसरी भाषा उसने हिंदी सीख ली, वो हो गई उसकी दूसरी भाषा। अब एक टीचर को चाहिए जो बच्चा 2 भाषाएं सीख जाए, उसको एक तीसरी भाषा यानी कि इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत आदि आप जो कोई भी भाषा सिखाना चाहते हैं उसको सिखाएं। यही होता है त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र में 3 भाषाएं आती हैं, तो उसका पालन करना चाहिए। ये एनसीएफ के अंतर्गत बताया गया है। आगे क्या है, अंग्रेजी भाषा को अन्य भाषाओं के बीच में स्थान देना चाहिए। जो इंग्लिश भाषा है इसको अन्य भाषाओं के बीच में स्थान देना चाहिए। अगला है, बहुभाषिकता को बढ़ावा दिया जाए। बहुभाषिकता को बढ़ावा दिया जाए। बहुभाषिकता का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जैसे एक क्लास में आप एक टीचर है, एक टीचर की क्लास में एक मान लीजिए 50 या 25 बच्चे बैठे हैं, तो जरूरी नहीं कि सारे बच्चे एक ही भाषा का प्रयोग कर रहे होंगे। तो एक टीचर को ये चाहिए कि बच्चे, मान लीजिए जैसे आप सभी जानते होंगे कि 10 या 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1-2 कोस जाने पर भाषाएं चेंज हो जाती हैं। तो मान लीजिए कोई बच्चा अपनी नानी के घर पे रहकर पढ़ाई कर रहा है, कोई बच्चा अपनी मौसी के घर कर रहकर पढ़ाई कर रहा है, कोई बच्चा मान लीजिए थोड़े दिन अपने पेरेंट्स के साथ बाहर रहा है सिटी वगैरह में, उसके बाद आकर फिर अपने गांव में आकर पढ़ाई कर रहा है। तो दोस्तों उसमें क्या होगा कि सभी जितने भी बच्चे होंगे उनकी भाषाएं चेंज होंगी, तो वे अपनी ही भाषा में बात करेंगे। तो एक शिक्षक के नाते शिक्षक को ये चाहिए कि उनकी जो भाषा हो उसका सम्मान करना चाहिए। यानी कि बहुभाषिकता, यानी कि बच्चे क्लास में अनेक प्रकार की भाषाएं प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको सम्मान करना चाहिए एक टीचर को, और बहुभाषिकता को क्लास में बढ़ावा देना चाहिए। इससे होगा क्या, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए कोई बच्चा एक हिंदी आ रही है, कोई बच्चा एक खड़ी बोली में बोल रहा है, एक बच्चा अगला मान लीजिए कि अपने जो उसके नानी के यहाँ भाषा बोली जाती है उस भाषा में बोल रहा है। तो होगा क्या कि बच्चे को एक ही भाषा नहीं, अन्य भाषाओं का ज्ञान होगा। सभी बच्चों को एक दूसरे से बच्चे आपस में बात करेंगे, उन एक बच्चा दूसरे बच्चे की भाषा को सीखेगा, दूसरा बच्चे तीसरे बच्चे की भाषा को सीखेगा। ऐसे उनका विकास और अच्छा होगा और उनके मस्तिष्क में और अच्छी अच्छी थिंक्स और अच्छे अच्छे विचार डेवलप होंगे। तो दोस्तों यही मतलब है इसमें कि बहुभाषिकता को बढ़ावा दिया जाए, क्लास में बहुभाषिकता का सम्मान करना चाहिए। आगे है, घर परिवार पास पड़ोस से जोड़कर शिक्षा प्रदान की जाए। घर परिवार और पास पड़ोस से शिक्षा जोड़कर प्रदान इसलिए करने का तात्पर्य है क्योंकि आप जब उससे जोड़कर उससे बच्चे को शिक्षा प्रदान करेंगे तो बच्चे को समझने में, चीज़ों को याद करने में या चीज़ों को आगे बोलने में उसको कठिनाई नहीं होगी। वो चीज़ों को ईजिली समझ जाएगा कि टीचर क्या कहना चाह रहा है, टीचर क्या बताना चाह रहा है। इसलिए जो घर और परिवार और पास पड़ोस की भाषा हो उससे जोड़कर शिक्षा प्रदान की जाए तो बच्चों का विकास बेहतर तरीके से होगा। आगे देखते हैं, अगला है, प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक बुनियादी शिक्षा को महत्व दिया जाए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। बुनियादी शिक्षा के जनक कौन माने माने जाते हैं दोस्तों? आप सभी को पता होगा, महात्मा महात्मा गांधी। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की नींव रखी थी। तो प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक बुनियादी शिक्षा को महत्व दिया जाए। अगला क्या है, बालकों को गणित पढ़ाने का उद्देश्य गणितीयकरण होना चाहिए। आगे क्या है, अगला पॉइंट दिया है, बालकों को गणित इस प्रकार पढ़ाया जाए जिससे उनमें अमूर्त चिंतन, अपसारी तथा तर्क का विकास करना। मतलब क्या है इस पॉइंट का दोस्तों, जानेंगे कि बालकों को गणित इस प्रकार पढ़ाई जाए जिसपे अमूर्त चिंतन क्या होता है, पहले आप लोग ये चीज जान लीजिए। चिंतन 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है मूर्त, दूसरा होता है अमूर्त। मूर्त चिंतन दोस्तों वो होता है जैसे सामने एक पेड़ दिख रहा हो, आप बच्चे को पेड़ के बारे में बता रहे हैं कि ये पेड़ है, ये नीम का पेड़ है और इसकी ग्रोथ इतने दिनों में होती है। यानी कि बच्चा पेड़ को देखकर शिक्षण कर रहा है, शिक्षण कार्य को सीख रहा है, ये हुआ मूर्त चिंतन। इसको बोलते हैं मूर्त चिंतन। यानी कि बच्चा सामने पेड़ को देख रहा है, मूर्त चीज को देख रहा है, उसके बाद में उसमें शिक्षा प्रदान कर रहा है, शिक्षा ग्रहण कर रहा है अपने अंदर। तो दोस्तों ये हो गया मूर्त चिंतन। और अमूर्त चिंतन क्या होता है, जैसे आप क्लासरूम में बैठे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उससे बोलते हैं कि ताजमहल आगरा में है। तो ये बच्चा अब ताजमहल को देख नहीं रहा है, ना ही उसने ताजमहल देखा है, ना ही उसने आगरा देखा है।
तो दोस्तों उसे, हाँ, इतना आप लोगों ने आप एक टीचर के माध्यम से आप उसे बता रहे हैं कि आगरा में ताजमहल है, तो वो बच्चा अपने दिमाग में थिंक करेगा कि हाँ, आगरा में ताजमहल है और ये इनके द्वारा बनवाया गया, ये सारी चीज़ें। तो ये होता है, जो चीज़ें उसे सामने ना दिखें उसके बारे में जब शिक्षा प्रदान की जाए वो हो जाती है अमूर्त चिंतन, अमूर्त शिक्षा। या और जो मूर्त शिक्षा या मूर्त चिंतन होता है वो सामने चीज़ें दिखाकर, जैसे आप बताएं कि ये एक पेन है तो बच्चा पेन को देख रहा है, ये हो गया मूर्त चिंतन या मूर्त शिक्षा। अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन क्या होता है और अभिसारी चिंतन क्या होता है? अभिसारी चिंतन दोस्तों ये भी दो प्रकार का होता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? जैसे अब अभिसारी क्या होता है कि जैसे आप विद्यालय, घर से विद्यालय जाता है एक बच्चा, तो उसके पेरेंट्स ने उसे एक रास्ता बताई कि बेटा इस रास्ते से आपको जाना है और स्कूल से वापस आना, ये आपके विद्यालय जाने की रास्ता है। तो यानी कि जब बच्चा एक ही रास्ते को, एक ही चीज़ को फॉलो करता है, वो होता है आपका अभिसारी, अभिसारी चिंतन, अभिसारी याद रखना। और अपसारी क्या होता है? अपसारी क्या होता है? जैसे बच्चे को पेरेंट्स ने एक रास्ता बताई, बच्चा उसी रास्ते को 2-4 दिन या 10 दिन फॉलो करता है, उसके बाद बच्चे के दिमाग में थिंक आता है कि नहीं, घर जाने की तो और भी रास्ताएं हो सकती हैं, तो वो 1 महीने या 15 दिन के अंदर वो अन्य 3-4 रास्ताएं अपने मन से खोज लेता है, उसको बोलते हैं अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो इसीलिए दोस्तों जो ये आपका अपसारी चिंतन होता है ये बेहतर माना जाता है अभिसारी चिंतन की अपेक्षा। तो यही चीज इसके अंतर्गत बताई गई है कि अभिसारी चिंतन तथा तर्क का विकास करना चाहिए गणित के बच्चों के लिए। आगे देखते हैं अगला क्या है। बालकों को विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य उनमें रचनात्मकता, सृजनात्मकता तथा खोज का गुण विकसित करना। आप एक टीचर के माध्यम से बच्चे को अगर साइंस पढ़ा रहे हैं तो उसके अंतर्गत आप उसे रचनात्मकता, सृजनात्मकता तथा खोज का गुण विकसित करें, ये एनसीएफ के अंतर्गत बताया गया है। आगे है अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार बालकों के विषयों का पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधि अथवा शिक्षण प्रक्रिया उनमें मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। पर्यावरण को अलग से न पढ़ाकर इसे विज्ञान गणित विषयों के साथ जोड़कर पढ़ाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो ईवीएस होती है, ईवीएस को आप एक अलग से ना पढ़ाकर, एनसीएफ के अंतर्गत ये चीज़ बताई गई है कि ईवीएस को अलग से ना पढ़ाकर इसे विज्ञान गणित विषयों के साथ जोड़कर पढ़ाना चाहिए, ये एनसीएफ के अंतर्गत बताया गया है। आगे देखते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार नागरिक शास्त्र को अलग से न पढ़ाकर इसे राजनैतिक शास्त्र में तब्दील कर दिया जाए। यानी कि जो एनसीएफ 2005 ने बताई ये सारी चीज़ें आप लोगों के प्राथमिक स्तर के लिए वहाँ पे नहीं पूछी जाएंगी। ये एनसीएफ मैं आप लोगों को पूरा एक टॉपिक है उसके अंतर्गत ये उच्च शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। नागरिक शास्त्र जैसे सब्जेक्ट आप सभी जानते होंगे कि प्राथमिक स्तर पर नहीं होते हैं, तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है अगर आप लेवल 1 का पेपर दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें जानना जरूरी है। एनसीएफ 2005 के अनुसार नागरिक शास्त्र को अलग से ना पढ़ाकर उसको किसके साथ पढ़ाना चाहिए? राजनैतिक शास्त्र में तब्दील कर देना चाहिए। अगला क्या है। बालकों का इतिहास पढ़ाने का उद्देश्य अतीत से परिचय कराना होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास और आप लोगों के लिए सीटेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को 1 से 2 बार इसको आप लोग जरूर देखें और इसके अंतर्गत जितनी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, जितनी बातें एनसीएफ में लिखी हैं, इनको आप लोग बहुत अच्छे से अपने दिमाग में सेट करिएगा। इसमें होगा क्या, वैसे तो मैं आप लोगों को बताऊं एनसीएफ इतना छोटा नहीं है कि जितने छोटे में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। पूरा एनसीएफ देखा जाए तो पूरा एनसीएफ जो है 189 पेज का है। कितने पेज का? 189 पेज का है। ये मैंने आप लोगों को 2 पेजों में पढ़ाया है। तो लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को अधिक से अधिक चीज़ें बताई जाएं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।